वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करें हैं बोरेलिया स्पीशीज से। सो बोरेलिया के आपके पास आगे भी सब टाइप्स हैं। क्या करती है ये? इरेगुलर हैं, लूजली कॉइल्ड स्पायरोकीट्स हैं। स्पायरोकीट जैसे होते हैं बट इनका जो कॉइलिंग होती है वो थोड़ी लूजली होती है। जिम्जा से स्टेन हो जाते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में ये ग्रो भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियोलॉजी में मीडिया में क्या होना चाहिए? सीरम और साथ में टिश्यू एक्सट्रैक्ट। देन दे आर ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स। जैसे कि आपको पता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्लाइज वगैरह जो आ जाती हैं, ठीक है। दे आर कॉज टू मेजर डिजीजेस, लाइम डिजीज और रिलैप्सिंग फीवर। ये दो डिजीजेस ये कॉज। इसकी सबसे पहली स्पीशी है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। ये जो इसकी ये स्पीशी है ये कॉज करती है लाइम डिजीज़ को। लाइम डिजीज़ को आप लाइम बोरिलोसिस भी कह सकते हैं अगर इस स्पीशी की वजह से हुई है। और ये टिक बॉर्न डिजीज़ है। टिक्स जो होती है ना वो छोटी छोटी सी हमारे पास होती हैं। एक सेकंड दीजिएगा फ़ायदा मुझे ज़रा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉन वॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो कि जिनको स्प्रेड करने के लिए, जैसे आपको पता है कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इनको स्प्रेड करने के लिए कोई ना कोई बीच में आपके पास सोर्स होती है, कोई वेक्टर होता है जिसके अंदर ये साइट करता है बैक्टीरिया या कोई भी वायरस। और फिर उसके बाद वो जब वो वेक्टर होता है वो खुद इंजेक्ट करता है किसी चीज़ के अंदर, तो इसी तरीके से ये टिक्स के ज़रिए होती है। नीचे इसकी एपिडेमोलॉजी दी हुई है कि 2000 केसेस 20,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह की जो है ना लूजली कॉइल्ड स्पायरोकीट्स आपको नजर आएंगे जिम्सा स्टेन के ऊपर। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फ्लेक्सिबल हैं, मोटाइल हैं, स्पायरोकीट डेट आर विजिबल बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड बाय जिम्सा एंड सिल्वर स्टेन। यानी आपने अगर इसको देखना है आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के जरिए भी देख सकते हैं, जिम्सा स्टेन भी कर सकते हैं और सिल्वर स्टेन भी कर सकते हैं। और बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया पे ये ग्रो करते हैं, मतलब जो आपके पास हमारे पास होते हैं वो मीडिया हमारे पास जो होते हैं ब्लड मीडिया वगैरह, ठीक है। बट रूटीन कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट, यानी कि आपने उसका ले लिया, ब्लड ले लिया, स्पाइनल फ्लूइड ले लिया, जब इससे आप लेंगे तो आपके पास मोस्टली वो नेगेटिव आएगा। इन कंट्रास्ट कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टिक वेक्टर यूजली पॉजिटिव। यानी कि अगर आप पेशेंट का लेंगे तो शायद ग्रोथ इतनी अच्छी ना आए, लेकिन अगर आप वेक्टर से लेंगे, जैसे टिक है इस सूरत में वेक्टर, तो फिर उस सूरत में ये कल्चर्स का पॉजिटिव आएगा। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और एपिडेमोलॉजी क्या है? टिक बाइट के जरिए होता है। कौन सी टिक है जी? आइजोक्टेस स्पेसिफिक
पैसिफिकस है और स्कैपुलरिस है, ठीक है। ये दो हैं, एक ईस्ट कोस्ट के अंदर बहुत कॉमन है, एक वेस्ट कोस्ट में बहुत कॉमन है। और वो कहते हैं कि द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन अ मच हायर परसेंटेज इज, कौन सा है वो, सेक्यूप्लैरिस। अब स्कैपुलैरिस जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में है, तो इससे क्या पता चलता है कि कौन सी एरिया के अंदर जो है ये डिजीज कॉमन होगी, ईस्ट कोस्ट में या मिड वेस्ट के अंदर, जबकि वेस्ट कोस्ट के अंदर ये कम होगी। अब इसके अलावा कहते हैं कि इसके रिजर्वायर क्या है, स्मॉल मैमल्स हैं, वाइट फुटेड माउस हो गया, और जो है इसके ऊपर ये टिक्स क्योंकि रिसाइड करती हैं, आपको पता है टिक्स मोस्टली जो होते हैं मैमल्स के ऊपर ही मौजूद होते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गई, इन पे मौजूद होते हैं। तो ये उनके ऊपर तो उनमें से ये किस पे ज़्यादा रिसाइड करते हैं, वाइट फुटेड माउस के ऊपर। और उस पर जो निम्फ है ना इनकी, वो जैसे कहते हैं ना साइकिल होती है इनकी, इन स्पीशी की साइकिल होती है कि ये लाइफ साइकिल का पार्ट, लिम्फ में से एक स्टेज है। लार्ज मैमल डियर ऑब्लिगेटरी है, वर्स्ट है, ठीक है। लाइफ साइकिल्स टिक्स लाइफ साइकिल बट आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर। लिम्फ स्टेज ऑफ अ टिक ट्रांसमिट डिजीज, तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि बोरेलिया जो है वो लेप्टोस्पोरिसिस कर है, सॉरी लाइम डिजीज कर है, लेकिन वो किसकी वजह से हो रही है, कौन सी स्टेज पे होते हैं, तो होती है निम्फल स्टेज होती है। और इसके अलावा टिक फीड फॉर 24 to 48 आवर टू ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस डोज, यानी कि वो आपके ऊपर 24 to 48 आवर्स आपको अंदर ट्रांसमिशन होने में टाइम लगता है, वो डोज ट्रांसमिट होने में, जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आप बैठे हुए हैं और आपको फील हो रहा है कि, या आपने इंस्पेक्ट किया कि कहीं से टिक बाइट थी, उस दौरान आप फ़ौरन से उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, तो आपको उससे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज से, क्योंकि 24 to 48 आवर्स तक इतनी डोज आपके अंदर एंटर नहीं, सॉरी 24 आवर्स से पहले पहले इतनी डोज एंटर नहीं हुई होगी, जैसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट के 3 रीजन, नॉर्थ अटलांटिक सीबोर्ड और नॉर्दर्न मिडवेस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये कॉमन है, कैलिफोर्निया में बहुत कॉमन है। ये देखें, ये दो उसकी स्पीशीज, एक क्या है आयोग्डेस कैप्युलरिस, और एक जो है वो जो डियर्स के ऊपर रिसाइड करते हैं। अब आप ये देखें कि ये कितना अल्लाह ताला ने इनको इनकी स्किन ऐसी बनाई है कि फॉर एग्जांपल जो जिसके ऊपर रिसाइड करते हैं वो उसके ऊपर ना ही नजर ना होने के बराबर नजर आएगा। तो जैसे अगर ये डियर के ऊपर रिसाइड करे तो देखें इनको इतना खास नजर नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने ये भी एक जो है ना, ये अल्लाह की हिकमत है कि उसने ऐसी स्पीशीज भी बनाई है। पैथोजेनेसिस, अब ये काम कैसे करते हैं, बाइट साइड के ऊपर स्किन से ये डिसेमिनेट करता है, बैक्टीरिया कोस करता है, वहां से वो फिर आपके ऑर्गन्स जिसमें हार्ट जॉइंट सीएनएस आ जाता है उसमें चल जाता है। ना एंजाइम ना एक्सोटॉक्सिन रिलीज हो रहा है ना एंजाइम। तो फिर ये कैसे काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है कि ये आपके जो ब्लड इन्फेक्शन है उसको कॉज करके, ठीक है। उसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके साइड करता है और उसकी नर्व्स को डैमेज करने लग जाता है ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर ये बात उसने बहुत नोटेबल लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म मस्ट एडॉप्ट टू टू मार्केटली डिफरेंट होस्ट, टिक और मैमल, यानी कि आपका ऑर्गेनिज्म अगर इन दो सरफेसिस के ऊपर अपने आप को सरवाइव करवा रहे, अडॉप्ट करवा रहे, मैमल के ऊपर और होस्ट के ऊपर यानी कि टिक के ऊपर, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो सरवाइव कर सकता है। अब ये करता कैसे है इसको, क्योंकि देखिए मैमल्स के कुछ और बॉडी टेम्परेचर है, कुछ और उनका अंदर का सारा इंटरनल सिस्टम है, जबकि टिक्स का कुछ और है, आर्थ्रोपॉड्स का कुछ और है। तो इसके ऊपर होती है भाई एक आउटर सरफेस प्रोटीन जिसको OSP कहते हैं। तो ये जो है ना अपनी इस प्रोटीन को चेंज करके, आउटर सरफेस प्रोटीन को चेंज करके उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करवाता है। अब वो कहते हैं मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ लाइम डिजीज आर ड्यू टू री इन्फेक्शन रादर देन रिलैप्स, ठीक है, यानी कि जो है वो दोबारा इन्फेक्शन, एक उसी ऑर्गेनिज्म ने दोबारा इन्फेक्शन कर दी, तो जो है वो इसकी वजह से आपको लाइम डिजीज के मल्टीपल एपिसोड्स बार बार हो रही है, ठीक है। लेकिन जबकि रिलैप्स के केस में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर मौजूद है और उसकी रीएक्टिवेशन हुई है।
देयर इज नो एविडेंस ऑफ लेटेस्ट स्टेज ऑफ बर्गर, मतलब इसकी कोई लेटेस्ट स्टेज नहीं है कि भाई ऑर्गेनिज्म चला गया और सॉरी ऑर्गेनिज्म जो था वो लेटेस्ट स्टेज में चला गया और उसने रिसाइड कर लिया वहाँ पे। अब इसके अंदर क्या आपको नजर आती है, अब इसके अंदर ना स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के कुछ और सिम्टम्स हैं, स्टेज 2 के कुछ और सिम्टम है और स्टेज 3 के कुछ और सिम्टम्स हैं। स्टेज 1 को हम कहते हैं अर्ली लोकलाइज स्टेज। उसके अंदर क्या होता है, एरिथमा बन जाते हैं, ठीक है, क्रोमियम माइग्रेंस ऑल्सो कॉल्ड एरिथमा माइग्रेंस, ठीक है, ये सारी पिक्चर्स आपकी बुक में बनी हुई है, देख लिए साथ साथ। एक्सपेंडिंग एरिथ्रोमास बनते हैं, मैक्यूलर रैश बनते हैं, लेकिन ये कब बनने शुरू होते हैं, टारगेट और बुल आई अपीयरेंस होती है, यानी कुछ इस तरह की, तरह की आपके पास अपीयरेंस होती है उन रैशेस की, कुछ इस तरह से, ठीक है। रैश जो है वो 3 to 30 डेज के दरमियान में, यानी टिक ने आपको जब बाइट किया उसके 3 to 30 डेज के विद इन बन जाते हैं। द रैश एक्सपेंड ओवर द सरफेस, आपकी पूरी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता फिर फैलने लग जाएंगे, फिर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि फीवर है, चिल है, फटीक हो गया, माइल्गिया हो गया, ठीक है, हेडेक होने लग गया, और फिर उसके बाद जो है लेजन्स स्टार्ट हो जाएंगी, यानी वो जो मैंने आपको दिखाया था वाइटिश सी और इस तरह के बनने लग जाएंगे। फिर आर्थ्रोग्लेजिया होगा, यानी कि आपके जॉइंट्स की इन्फेक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ लाइम डिजीजेस नो रैश इज सीन because the rash did not occur or because it occur in a area of body that is not easily visualized, ठीक है, यानी रैश होगा लेकिन वो नजर नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पे मौजूद है। फिर स्टेज 2 अर्ली डिसेमिनेटेड स्टेज, के डिसेमिनेट कर गया, वो अपनी जो स्किन थी उधर से निकल के दूसरे ऑर्गन्स की तरफ डिसेमिनेट करने लग गया, तो फिर कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नजर आएंगी। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपको मायोकार्डाइटिस मिलेगा, हार्ट ब्लॉकेज मिलेगी, एक्यूट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, क्रेनियल न्यूरोपैथीज मिलेंगी, अगर सीएनएस की तरफ जाने लग जाएगा, पालसी हो जाएगी, ठीक है। ये सारी इसकी डिपेंड करते हैं कि किस तरफ वो डिसेमिनेट किया आपका बैक्टीरिया। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑल्सो होकर, जाहिर सी बात है न्यूरोलॉजी में जा रहा है। समझ आ रही है फायदा? मुझे जरा आपने भी रिपीट करनी है तीनों स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है। फिर स्टेज है लेट डिसेमिनेटेड स्टेज, यानी कि डिसेमिनेट कर गया था, उसके बाद क्या हुआ, आर्थराइटिस यूजली ऑफ लार्ज जॉइंट नी का, ठीक है। लाइम आर्थराइटिस इज थॉट टू बी ऑटो इम्यून इन ओरिजिन। ऑटो इम्यून का मतलब यह है कि उसके अंदर जब एंटीजेंस बनी तो वो बजाय इसके वो बैक्टीरिया को किल करती है, वो आपके भी सेल्स को किल करने लग गई है। एनसेफलोपैथी होने लग जाती है स्टेज 3 के अंदर। सम पेशेंट ट्रीटेड फॉर लाइम इन्फेक्शन कंटिन्यू टू हैव प्रोलॉन्ग सिम्टम्स ऑफ फटीग, जॉइंट पेन। अब देखो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जा रही है ना, आपके सिम्टम्स भी स्वेयर से स्वेयर होते जा रहे हैं, और डिपेंड करता है कि वो किस साइड पे जा रहे हैं। आइदर वो जो है वो आपकी ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, आपके जॉइंट्स पे की तरफ जा रहे हैं, आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं, या फिर वो आपके जो तीसरा है आपका स्किन की इन्फेक्शन है वो कॉज कर रहा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कह रहे हैं कि आप इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लेबोरेटरी की तरफ से ग्रो कर जाते हैं लेकिन वो इतना अच्छा हमें कल्चर नहीं मिलता, तो हम इसका फिर सीरोलॉजिकल करते हैं, आईजीएम टाइटर को देखते हैं, आईजीजी को देखते हैं, एलाइजा को यूज करते हुए, या इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट को करके। वो कहते हैं आईजीएम जो है ना वो 2 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन जो है वो आपको डिटेक्टेबल होती है, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हुई और आपने 2 वीक से पहले पहले टेस्ट करवा लिया ना, तो शायद आपको फॉल्स नेगेटिव टेस्ट मिले। तो इसका इंक्यूबेशन 2 वीक से स्टार्ट होके 6 वीक्स तक जाता है, और फिर उसके बाद आफ्टर इन्फेक्शन आईजीएम आपको नहीं मिलेगी, 30 डेज आफ्टर इन्फेक्शन आपको आईजीजी मिलेगी। तो ये आप लोगों को ये वाली बात तो मैं 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि आईजीएम जो होती है वो एक्यूट इन्फेक्शन में होती है, सबसे पहले राइज करती है, देन आपकी वो आईजीजी के अंदर स्विच करती है, उसके अंदर आप सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ना इस सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ना एक खराबी है कि ये इतना स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो है ना वो उसकी प्रॉब्लम में आती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट स्पाइरोकीट इन द नॉर्मल फ्लोरा, यानी आपके स्पाइरोकीट जो एंटर हुआ है वो भी और आपका नॉर्मल फ्लोरा है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बन रही है।
तो मे बी के चांसेस हैं कि हमारा जो एंटीबॉडी थी वो बजाय इसके कि वो इन्फेक्शियस वाले स्पायरोकीट की बजाय नॉर्मल फ्लोरा के साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो वो फिर उसके लिए आपके पास एक और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, इसको फिर आप यूज़ करते हैं टेस्ट की उसके लिए। फिर पीसीआर जो है वो हायर टेस्ट है आपके पास, जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलो शुरू हो जाओ। स्टेजेस बताना, स्टेज 1 में क्या हुआ था फ़ायदा? स्टेज 1 में पहले हमारे पास बिल्कुल ना रैश आता है छोटा मतलब बहुत जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं रैश आते हैं, वो बुल आई या टारगेट उनके पेरेंट्स हो सकती है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो हमारे पास फीवर, चिल्स, फटीग होती है, हेडेक हो जाता है, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अर्ली स्टेज, सेकंड स्टेज आती है, उसमें अर्ली डिजिमिनेटेड स्टेज होती है। उसमें हमारे पास होता था कि मतलब कार्डाइटिस वगैरह हो जाती थी, मेनिंजाइटिस, मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर हमारे पास न्यूरोपैथी वगैरह भी हो जाती थी। और मेनिंजाइटिस फिर हम लोग तो नहीं, जब मैंने बताया मेनिंजाइटिस तो नहीं होता इससे। अच्छा मेनिंजाइटिस नहीं होता इससे, न्यूरोपैथी हो जाती है, पारसी वगैरह, ठीक है। ओके क्योंकि ये आपके मेनिंजीज को नहीं इन्फेक्ट कर रहा, ये आपकी न्यूरॉन्स को डिफेक्ट कर रहा है। ठीक है और मैंने। फिर हमारे पास इसकी हाँ आगे। जी, हाँ बढ़ो आगे। थर्ड थर्ड स्टेज में ना ये लेट डिजिमिनेटेड स्टेज होती है। उसमें हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज ज़्यादा आती हैं, आर्थराइटिस आता है और वो जॉइंट्स वगैरह की होती है डिजीजेस। अच्छा ठीक है। और आप कब तक डिटेक्ट कर सकते हैं इसे? डिटेक्शन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट 2 वीक्स में तो नहीं होता ना, इसके कल्चर ज़्यादा नहीं आते और एंटीबॉडीज भी इतनी हाई टाइटर नहीं होता है। फिर 2 वीक्स के आफ्टर 3 to 6 वीक्स तक हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम आईजीजी टाइटर कर सकते हैं, आईजीएम कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं। आईजीजी कब करेंगे और आईजीएम कब करेंगे? आईजीएम एक्यूट इन्फेक्शन में करेंगे, अर्ली जो होता है। और बिफोर थोड़ी 30 days देर आईजीएम करेंगे और आफ्टर 30 days आईजीजी। आईजीजी करेंगे, ठीक है। जी। और हम इसमें पीसीआर भी कर सकते हैं, और एक वेस्टर्न ब्लॉट होता है वो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, एलाइजा कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, ठीक है, सोलॉजिकल करते हैं। और वो उसने क्या तय था कब कब किसके अंदर कल्चर हमारे पास पॉजिटिव आ सकता है? जब हम वो जो वेक्टर उसके उससे लेंगे डायरेक्ट ना, कौन है इसके वेक्टर? टिक्स हैं, टिक्स, एक्सोडिस्टिक थी। टिक्स, 2 टिक्स हैं, ठीक है। जी। गुड। अटेंशन, इसका मतलब है कि आप अटेंशन। उसके बाद जी दो आपके पास उसकी स्पीशीज आती हैं, रिकरेंटिस और उसके अलावा हर्मसाई, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? रिलैप्सिंग फीवर कॉज करते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन द एंटीजन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म अंडरगो वेरिएशंस, यानी कि ये चेंज करते रहते हैं, इनके पास ना एबिलिटी होती है टू चेंज देयर एंटीजेनिक वेरिएशन लेके आते हैं। अब उस एंटीजेनिक वेरिएशन का ये फायदा होता है कि हर दफ़ा ये फीवर को इसीलिए इसको कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर, कि आपका जो वो बैक्टीरिया था उसने अपनी एंटीजेनेसिटी चेंज की। एंटीजेनेसिटी चेंज करने की वजह से आपके अंदर न्यू एंटीबॉडीज बनी और न्यू टाइप की इन्फेक्शन आपको मिली। पर्सन टू पर्सन बाय ह्यूमन बॉडी लूज जो है ये ट्रांसफर हो सकता है। ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट। और ये इसके वो कह रहे हैं कि लेकिन हर्मेंसिया जो है ना, ये आपके पास ह्यूमंस के अंदर सॉफ्टिक्स जिसका नाम उसने लिया हुआ है, और ऑर्निथोडोरस, इसके थ्रू भी ये जो है वो स्प्रेड करते हैं। रोडेंट्स और अदर स्मॉल एनिमल्स जो है इसके रिजर्वायर होते हैं, यानी कि ये उनके अंदर थोड़ी देर के लिए लेटेंट स्टेज के अंदर जा सकते हैं। दी स्पीशीज ऑफ ब्रेलिया आर पास ट्रांसोवर्ड
ट्रांसफरेटली इन द टिक्स एंड द फिनोमेना दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑर्गेनिज्म नेचर। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को, इसकी वजह से ये ज्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन आर्थ्रोपोड क्या करते हैं, बाइट करते हैं और आपके अंदर स्पायरोकीट एंटर हो जाते हैं। जब वो एंटर हो जाते हैं तो आपके टिश्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। अब टिश्यू में मल्टीप्लाई करने से आपके पास फीवर होंगे, चिल्स, हेडेक, और फिर जिस फंक्शन के ऊपर वो जाके इफेक्ट करेंगे, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन आने लग जाएगा। अब जैसे जैसे जस्ट सपोज अभी आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर हुआ, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, उस बैक्टीरिया ने अपनी एंटीजेनेसिटी को चेंज कर लिया। अब उसकी एंटीजेनेसिटी चेंज हुई तो वो आप सॉरी एंटीबॉडी टाइटर राइज किया, तो आपके पास जो है ना वो थोड़ी देर के लिए इन्फेक्शन कम हो जाएगी। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो अपनी एंटीजेनेसिटी चेंज करेगा तो दोबारा आपको वही सिम्टम्स आने लग जाएंगे, इसलिए इसको रिलैप्सिंग फीवर भी कहते हैं। लाइट स्पायरोकीट स्टेन स्मेयर ऑफ पाइफस स्मेयर, दे कैन बी कल्चर ऑन स्पेशल मीडियाज, इनके स्पेशल मीडियाज होते हैं। और सर्जिकल टेस्ट हम इसके लिए बहुत कम है कि करें। क्यों, क्या ख्याल है आपका, क्यों इसकी वजह कि हम इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं इतने करते? कभी कभार ही यूजफुल होते हैं, क्यों एंटीबॉडी, जी? हमें पता एंटीबॉडीज। ड्यू टू देयर चेंजिंग देयर एबिलिटी ऑफ चेंजिंग देयर एंटीजन। ठीक है, क्योंकि वो अपने एंटीजन को चेंज करते रहते हैं। अब हम कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज बनाए और हमें क्या पता कि किस टाइप की एंटीजन चल रही है, तो कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज हम लोग बना सकते हैं? हम लोग नहीं बना सकते इतने टाइप्स की एंटीबॉडीज, इसीलिए हमारे पास इसके अंदर से लॉजिकल इतने हेल्पफुल नहीं होते। इसके अंदर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मैंने ऐसे डाली थी कि आप ऑर्थ्रोपोड्स वेक्टर से ही अवॉइड करें तो आपके प्रिवेंशन है। जैसे डेंगू का आपको पता है, मच्छर से बचेंगे तो ही आप डेंगू से बचेंगे। टेट्रासाइक्लिन जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है इसके लिए। अब तीसरी स्पीशी है मेरे पास बोरेलिया मायोमोता। इसका ना वो जापानीज वाला वो है एक्सेंट, वो सॉरी प्रोनाउंसिएशन है, माइंड से भी निकल गया। मायोमोतोय ऐसे करके, मायोमोतोय है ऐसे करके, ये देखना इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी अजीब सी है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय ऑडिक स्टिक्स। ठीक है, जो पीछे हमारे पास दूसरी वाली को करी थी, इसको भी वही कर रही है। रिलैप्सिंग फीवर ही ये भी कॉज करता है और ये इट वाज डिस्कवर्ड इन 1995 इन जापान। ठीक है, जापान के अंदर हुआ है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है मायोमोटोय ऐसे करके। इसको ना बड़े उसकी ना अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है, इसको देख लेना, प्रोनाउंसिएशन सुनोगी तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे हेडेक, फीवर, फ्लू, इस तरह के आपको होते हैं। और ये समटाइम हेपेटाइटिस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है हेपेटाइटिस सी बन जाता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस एनीथिंग दैट कॉज द इन्फेक्शन ऑफ योर लिवर इज हेपेटाइटिस। और इसके अलावा इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाता है। और इसके अलावा देयर इज नो लैश राइट लिम्फ नोड। ये डायग्नोसिस सर्जिकली होता है। आईजीएम एंटीबॉडीज़ को आप इसमें देखते हैं और पीसीआर टेस्टिंग कर सकते हैं। ये आपके इसके ऊपर एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन क्यू। ठीक है, इसको 1PQ। ठीक है, इसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो आपको इस मायोमोटोय को आपको स्पेसिफाई कर दे। अच्छे से समझ आई है? हाँ जी। ये तीन इसकी स्पीशीज हैं, इसमें फर्स्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरी वाली जो है वो एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिलैप्सिंग फीवर कॉज कर सकते हैं। तो तीन स्पीशीज हैं जो रिलैप्सिंग फीवर कॉज करी हैं और एक है जो लाइम डिजीज कॉज करी है। तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट लेप्टोस्पायरा। ठीक है, लेप्टोस्पायरा टाइटिकोइड स्पायरोकीट्स हैं, इनके अंदर हुक एंड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दे स्टेन पुअरली विद डाइज एंड नॉट सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन आप इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पोरा इंटेरोगेंस जो है ये लेप्टोस्पोरोसिस कॉज करते हैं और ये डिवाइड इनटू सीरोलॉजिकल टाइप दैट अकर इन डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि इनके डिफरेंट सीरोटाइप डिफरेंट
एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे अंदर कर रही है तो वो किसी और दूसरे में वो वाली सीरोटाइप नहीं होगी, कोई दूसरे टाइप की होगी। इस ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं सीरोवर्स। ठीक है, सीरोवर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, सॉरी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिफरेंट एंटीजन बेस के ऊपर डिफरेंट होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर किसी और एंटीजन के होंगे, किसी और में किसी और एंटीजन के होंगे। ईच सीरो group is subdivided into serovers by the response to agglutination test। उसकी इसी वजह से उसके अंदर एग्लूटिनेशन टेस्ट उसकी बेस के ऊपर रहता है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? एनिमल्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइफ स्टॉक्स, इनकी वजह से पेट्स हो गए, रैट्स हो गए। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर डॉग्स जो है वो इम्पोर्टेंट रिजर्वायर है, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट में वो इंसानों से इतना प्यार नहीं करते जितना वो डॉग्स से करते हैं। एनिमल एक्सक्रीट लैक्टोस्पाइरेसिस इन यूरिन विच कंटेमिनेट्स वाटर एंड सॉइल। तो जब वाटर और सॉइल कंटेमिनेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपके वो जो लोग वाटर वो वाला कंज्यूम करेंगे, स्पेशली स्विमिंग इन कंटेमिनेटेड वाटर, जो है वो ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज करेगी। आउटब्रेक हैज अकर अमंग पार्टिसिपेंट इन ट्रायथलॉन्स एंड एडवेंचर टूर्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा कंपटीशंस थे स्विमिंग वाले जिसमें कंटेमिनेटेड वाटर था। उसकी वजह से उन पेशेंट्स के अंदर लोगों के अंदर क्या आ गई, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। माइनर्स, फार्मर्स और पीपल हु वर्क इन सीवर्स आर एट हाई रिस्क। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज रेयर। पैथोजेनेसिस, अब ये कैसे काम करते हैं? वो कह रहा है कि जब आपने लेप्टोस्पायरोसिस को इंजेस्ट किया या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, स्किन के जरिए वो आपके अंदर एंटर हुए, तो ऐसी बात है आपको कोई जख्म लगा हुआ है वो उन्होंने वहीं से एंटर होना है। छोटा सा तो बैक्टीरिया होता है। दे सर्कुलेट इन ब्लड वेरियस मल्टीपल ऑर्गन्स में आपके जो है डिवाइड करते हैं। आपके लिवर में करेंगे तो जॉइंटिस होगा, किडनी करेंगे तो यूरिन से रिलेटेड यूरेमिया होगा, लंग्स में करेंगे तो हेमरेज होने लग जाएगा, सीएनएस में करेंगे तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा। इसको अब याद रखना, ये मेनिंजाइटिस कोज करता है लेप्टोस्पायरो। बायोफिजिक्स है जिसमें आपको फीवर होगा, चिल्स होंगे, हेडेक होगा और कंजेंटिवल सफिशिएंट होगी। ठीक है, यानी आपके रेड जो ये है कंजेक्टिवस है, ये आपके रेड रेड से होने लग जाएंगे। द सेकेंड इम्यून फेज, अब ये देखो बायोफिजिक्स से बना दे कि 2 फेजेस इसकी चलती हैं। पहले वाली फेज अगर जो है एकदम क्लियर हो गया ब्लड से, फिर सेकेंड में वो क्या करता है, वो आपके एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कोज करेगा। अगर लिवर के अंदर चला गया तो उधर जॉइंटिस कोज करेगा, किडनी में चला गया तो यूरेमिया कोज करेगा। और ये फिर सीरोवर स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप्स विद इन्फेक्शन, यानी कि सीरोवर स्पेसिफिक है जिस इंडिविजुअल के अंदर वो एंटर हुआ है, उस जिस टाइप का एंटीजन एंटर हुआ है उस टाइप की एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनेगी और जो है आपकी इम्यूनिटी बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा वो रैट्स के अंदर रह रहे हैं, आपके हाउस और पेट्स में रह रहे हैं, डॉग्स में रह रहे हैं, लाइफ स्टॉक में रह रहे हैं। तो जिस टाइप के इंडिविजुअल में वो रहेगा, जिस टाइप के रिजर्वायर में वो मौजूद होगा, वो उसी के खिलाफ अपनी क्या बनाएगा, उसी स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफिक एंटीजन होगी उसकी। डायग्नोसिस, पॉसिबल एक्सपोजर, सजेस्टिव क्लिनिकल साइन, मार्क राइज इन आईजीएम टाइटर, लेप्टोस्पायरोसिस आर आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन कल्चर, यानी कि बहुत कम होता है कि आप उसे ब्लड या यूरिन कल्चर से भी कर लो। क्लियर है? जी। अब मुझे ये बताओ कि कल टेस्ट देना है इसका या संडे को? 2 चैप्टर्स का इकट्ठे लूंगी, पिछला वाला और ये वाला। इनके आप आवाज हल्की होगी मेरा ना आपकी। बिना